आपका जॉब वर्क, एग्जैक्टली जॉब वर्क क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब वर्क। देखो, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जो है मीन्स अ पर्सन हु इज मैन्युफैक्चरिंग समथिंग। वो यहाँ पर उसके पास रॉ मटेरियल तो आ गया, बट उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए ही नीड समवन। देन इन सच केस अगर उसके यहाँ पर कोई मशीनरी अवेलेबल नहीं है, उसके वहाँ पर कोई लेबर अवेलेबल नहीं है, या प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के पास कुछ अदर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो वो उस वर्क को आउटसोर्स कर देता है। वो यहाँ पर अपने बिहाफ पे किसी और को वर्क दे देता है, और जैसे ही वो वर्क कंप्लीट होता है अगेन वो पर्सन यहाँ पर प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को दे देता है। लाइक आई वॉन्ट टू मैन्युफैक्चरिंग ए पेन, तो मैंने पेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लास्टिक, इंक वगैरह सारा रॉ मटेरियल बाय कर लिया। उसके बाद मैंने किसी और पर्सन को भेज दिया कि आपको ये पेन कंप्लीट करके मुझे मेरी प्रीमाइसेस में देने हैं, और मैं मेरे ब्रांड से यानी प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर विल सेल सच गुड्स आफ्टर दैट विथ इट्स ओन ब्रांड। मीन्स प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर अपने ओन नेम से उसको सेल करने वाला है, और द अदर पर्सन इज डूइंग द वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। देन द अदर पर्सन इज जॉब वर्कर and he is known as a job worker and he is doing the job work on the behalf of principal manufacturer। तो यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है, और प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे जॉब वर्क काम करता है, और उसके बदले में उसको जॉब वर्क के बदले में उसको एक फिक्स्ड कमीशन या फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स दे दिए जाते हैं। ओके, यानी उसका जो भी जॉब चार्जेस होता है वो आप पे कर देते हैं। तो इट इज अ प्रोसेसिंग ऑफ गुड। जॉब वर्क एग्जैक्टली क्या है? गुड्स की प्रोसेसिंग करना। ओके, इनपुट पे या सेमी फिनिश गुड्स, यानी यहाँ तो आपके पास रॉ मटेरियल आ गया प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के पास, एंड ही इज सेंडिंग सच रॉ मटेरियल टू द job worker, and after the job worker is preparing such goods, and as the goods is finished it will be sent back to the principal manufacturer, or maybe principal manufacturer converted its inputs into the semi finished goods, and for the finishing purpose he sent such goods to the job worker। okay, सो यहाँ पे ये प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स होता है, यानी जॉब वर्क है, गुड्स की प्रोसेसिंग होती है, इनपुट और सेमी फिनिश गुड्स की, सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल। और ये कौन सप्लाई करता है? उसे प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर सप्लाई करता है। तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर उसे सप्लाई करेगा, और वो आगे क्या कर देगा? उसको प्रोसेस करके वापस से प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जॉब वर्कर को दे रहा है, और जॉब वर्कर उसको प्रोसेस करके अगेन वो वापस से रिटर्न बैक कर देगा किसको? प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को। ओके, प्रिंसिपल इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। प्रिंसिपल जो होता है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है, हु सेंड्स द इनपुट्स और कैपिटल गुड्स टू द जॉब वर्कर फॉर कैरिंग आउट द जॉब वर्कर। प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर उसका इनपुट्स, उसका जो कैपिटल गुड्स है वो जॉब वर्कर के प्रेमाइसेस में भेजेगा, ताकि जॉब वर्कर उस पर काम कंप्लीट करे और वापस से रिटर्न बैक कर सके किसको? प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को। तो जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर होता है वो खुद एक जीएसटी लॉ में क्या होता है? रजिस्टर्ड पर्सन होता है, और वो अपना इनपुट और कैपिटल गुड्स क्या करता है? किसको भेजता है? जॉब वर्कर को, ताकि वो जॉब वर्क कंप्लीट कर सके। द जीएसटी लॉ मेक्स द स्पेशल प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर द जॉब वर्कर। जो जीएसटी लॉ है उसने स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं जॉब वर्क के लिए। तो जीएसटी लॉ मेक द स्पेशल प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर द जॉब वर्क एंड रिसीविंग बैक द गुड्स आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम द जॉब वर्कर विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। देखो, नॉर्मल सर्कमटेंसेस में अगर हम बात करें तो क्या होता है, कभी भी अगर आप अपने प्रेमाइसेस से गुड्स बाहर निकालोगे ना, तो जैसे ही जस्ट लाइक प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है, उसने अपनी फैक्ट्री में कोई इनपुट्स मंगाया, और वो इनपुट्स अगर वो जॉब वर्कर को भेज रहा है, मीन्स इनपुट्स वो डिलीवर कर रहा है जॉब वर्कर को, तो जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जब जॉब वर्कर को इनपुट भेजेगा तो क्या उस पर जीएसटी पे करेगा? क्या वो नहीं पे करेगा, क्योंकि वो ये बोलेगा प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर कि मैंने सामान को बेच नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट सेलिंग माई गुड्स, आई एम ओनली सेंडिंग द गुड्स टू फिनिश सच वर्क, सो इट इज नॉट ए सेल। सो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के प्रेमाइसेस से जब वो बाहर जाएगा तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये स्पेशल प्रोविजंस है जीएसटी लॉ के, क्योंकि जीएसटी लॉ नॉर्मली ये बात करता है कि किसी भी पर्सन की प्रेमाइसेस से अगर वो गुड्स से निकलता है तो उस पर जीएसटी पे करना है। तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर की प्रेमाइसेस से वो गुड्स निकल तो रहा है, पर उस पर जीएसटी पे नहीं करना है, क्योंकि वो किसके पास जा रहा है? जॉब वर्कर के पास। तो ये जो प्रोविजंस है वो स्पेशल प्रोविजंस में कवर होते हैं, बिकॉज द जीएसटी लॉ द स्पेशल प्रोविजन सेज दैट इफ एनी गुड्स विच इज delivering from the principal manufacturer to job worker premises, then also no GST is required to be paid। okay,
और सेकंड, जब वो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने जॉब वर्कर को भेजा तब तो जीएसटी नहीं पे करना है। जब जॉब वर्कर वापस से रिटर्न बैक करेगा प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को, तो क्या उस पर जीएसटी लगाना है क्या? तो उसके रिगार्डिंग में बता रखा है कि उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। जब जॉब वर्कर रिटर्न कर रहा है ना प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को वो इनपुट और कैपिटल गुड्स आफ्टर फिनिशिंग द गुड्स, देन इन सच केस नो नीड टू पे द टैक्स। एंड प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के पास वो गुड्स आ चुका है फिनिश होके, उसके बाद वो जब अपने कस्टमर को सेल करेगा, किसी और पर्सन को सेल करेगा, एट दैट टाइम द जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी चार्ज्ड। ओके, रिपीटिंग माय पॉइंट। तो जीएसटी कब लगना है? तो इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जब जॉब वर्कर को भेजेगा और जॉब वर्कर वापस से रिटर्न बैक करेगा तो तब कोई जीएसटी नहीं लगना है। प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जब अपने कस्टमर को सेल करेगा तब जीएसटी लगेगा। ओके, तो यहाँ पर आपके जीएसटी लॉ में ये बता रखा है, स्पेशल प्रोविजंस है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, कभी भी किसी के प्रीमाइसेस से अगर गुड्स निकलता है तो इस केस में हमें यहाँ पर कभी भी किसी के प्रीमाइसेस से अगर गुड्स निकलता है तो हमें क्या करना होता है, जीएसटी पे करना होता है। बट प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर से जॉब वर्कर से रिटर्न बैक, देयर इज स्पेशल प्रोविजंस। ओके, बट ये ध्यान में रखना, जॉब वर्कर से जब प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के पास गुड्स आ रहा है तो उस गुड्स के ऊपर तो जीएसटी नहीं लग रहा है। बट जॉब वर्कर अपना कोई बिलिंग बना के दे रहा है, जॉब वर्कर बोल रहा है कि मैंने जॉब वर्क किया, उसके जॉब चार्जेस है 1 लाख रुपीज, तो उस 1 लाख रुपीज पे तो जीएसटी लगेगा। वो जो सामान लौटा रहा है फिनिश करके उस पर नहीं लगेगा। बट इफ इज चार्जिंग द जॉब चार्जेस और एनी फीस इज टेकन, देन इन सच केस द जीएसटी विल बी चार्ज देयर ऑन। ओके, तो जीएसटी लॉ मेक्स द स्पेशल प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर द जॉब वर्क। जीएसटी लॉ जो है उसने कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना रखे हैं विद रिगार्ड्स टू द रिमूवल ऑफ द गुड्स, जॉब वर्क के रिमूवल के लिए, कि आप जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जॉब वर्कर को भेजेगा तो भी जीएसटी नहीं लगाना। एंड रिसीविंग बैक द गुड्स आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम द जॉब वर्कर विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, और जॉब वर्कर वापस से रिटर्न बैक करता है प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को तो भी यहाँ पर जीएसटी चार्ज नहीं करना है। द बेनिफिट ऑफ दीज प्रोविजंस शैल बी अवेलेबल बोथ टू द प्रिंसिपल एंड जॉब वर्कर। ये जो बेनिफिट है इस प्रोविजंस के, जॉब वर्क की जो स्पेशल प्रोविजंस है उससे दोनों को बेनिफिट है, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को भी बेनिफिट है, जॉब वर्कर को भी बेनिफिट है। ओके, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द CGST एक्ट 2017, CGST एक्ट 2017 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रखा है जॉब वर्क एज एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन। जॉब वर्क एक्चुअल में क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जॉब वर्क? अगर कोई भी प्रोसेस, कोई भी ट्रीटमेंट विच इज अंडरटेकन बाय पर्सन ऑन द गुड्स बिलोंगिंग टू द अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, फॉर एग्जांपल पेंटिंग है, पैकिंग है, फिटिंग है, एक्सेट्रा। ओके, तो अगर कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी प्रोसेस विच इज अंडरटेकन बाय ए पर्सन ऑन द गुड्स बिलोंगिंग टू अदर, यानी प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर से बिलोंग करता है, जॉब वर्कर उस पर काम कर रहा है, तो जॉब वर्क का मतलब वो प्रोसेस कर रहा है ऑन द गुड्स विच इज बिलोंगिंग टू द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर, तो दैट इज नोन एज ए जॉब वर्क। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं द सप्लाई ऑफ द जॉब वर्क सर्विसेज। जो हम जॉब वर्कर, जैसे लाइक मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स इज अ प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर, मिस्टर वाई इज अ जॉब वर्कर, मिस्टर वाई जॉब वर्कर है और वो जॉब वर्क की सर्विसेज दे रहा है। तो मिस्टर वाई जो जॉब वर्क की सर्विसेज दे रहा है, तो जॉब वर्कर एज ए सप्लायर ऑफ सर्विस, जॉब वर्कर क्या होता है, सर्विस सप्लायर होता है, इज लायबल टू पे द जीएसटी इफ इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। लाइक मिस्टर वाई की जो हमने बात करी वो जॉब वर्कर है और वो जो जॉब वर्क से जॉब चार्जेस जो काटता है उसका जो बिलिंग बना के देता है, इट इज अबाउट रुपीज 20 लैक्स। ओके, 20 लाख रुपए से ज्यादा है, और अगर वो बिलिंग बना के दे रहा है 20 लाख रुपए से ज्यादा तो 20 लाख से एक्सीडिंग की वो सर्विसेज दे रहा है, बिकॉज जॉब वर्क इज कवर्ड अंडर द सर्विसेज, नॉट कवर्ड अंडर द गुड्स। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वेन एवर यू आर सर्विस सप्लाइंग योर सर्विसेज, जब भी आप सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो इस केस में आपको यहाँ पे 20 लाख से अबव होती है, आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो जॉब वर्कर जो है वो 20 लाख से अबव का अगर जॉब चार्जेस का बिल दे रहा है, इसका मतलब उसको क्या करना है, जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो जॉब वर्कर एज ए सप्लायर ऑफ सर्विस इज लायबल टू पे द जीएसटी, तो उसको जीएसटी पे करना है इफ इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, अगर उसको रजिस्टर्ड होने के लिए वो क्या है, लायबल है। ठीक है, तो जॉब वर्कर मान लेते हैं अभी एग्जांपल में मिस्टर वाई, उसका 50 लाख का जॉब चार्जेस का बिल आता है, यानी ही इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ 50 लाख। तो नाउ माय क्वेश्चन इज वेदर द जॉब वर्कर इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। यस, जॉब वर्कर को रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, ही शैल इशू द इनवॉइस, जो जॉब वर्कर है वो क्या इशू करेगा, इनवॉइस इशू करेगा एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, व्हेन एवर इज सप्लाइंग द सर्विसेज, जब वो सर्विसेज सप्लाई करेगा तो वो क्या करेगा, इनवॉइस इशू करेगा एज डिटरमाइंड इन द टर्म्स ऑफ द सेक्शन 13। इसमें क्या है, जो भी सेक्शन 13 रीड विद द सेक्शन 31 ऑफ द CGST एक्ट। यहाँ पर सेक्शन 13 में जो टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन 13 है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में, और सेक्शन 31 जो है टैक्स इनवॉइसिंग का,
उसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 और इन्वॉइसिंग से रिलेटेड है सेक्शन 31। तो आपको यहाँ पर इन्वॉइसिंग, जॉब वर्कर जो बिल काटेगा तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर इन्वॉइस इशू करेगा, or he shall issue an invoice at the time of the supply of services as determined in the terms of the section 13 read with section 31 of the CGST Act. Okay, द वैल्यू ऑफ सर्विसेज, कितने रुपए की जॉब वर्कर कितने रुपए की सर्विसेज दे रहा है, उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी। तो द वैल्यू ऑफ सर्विसेज वुड बी डिटरमाइंड इन द टर्म्स ऑफ द सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट। यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ सर्विसेज है, सर्विसेज की जो वैल्यू है वो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग डिटरमाइंड होगी एंड वुड इंक्लूड नॉट ओनली दो सर्विस चार्जेस बट आल्सो द वैल्यू ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज यूज्ड बाय हिम फॉर सप्लाइंग द जॉब वर्कर इफ रिकवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे लाइक मान लेते हैं कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने यहाँ पर जॉब वर्कर को कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दिया, उसने सारा सामान लगा दे दिया, बट जॉब वर्कर कुछ स्पेयर पार्ट्स जो है वो जॉब वर्कर खुद ही बनाता था। तो यहाँ पर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उसको कार कंप्लीट करने के लिए तो बोला ही है, साथ में जो जॉब वर्कर स्पेयर पार्ट्स बनाता है ना, तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने बोला वो स्पेयर पार्ट्स तुम ही बनाते हो तो तुम ही लगा देना वहाँ पर। तो जो जॉब वर्कर है ना, तो वो जब बिलिंग करेगा तो उसका जॉब चार्जेस तो लेगा, साथ में जो उसने मटेरियल लगाया है विच इज नॉट सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर बट जॉब वर्कर ने उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए उस मटेरियल को लगाया है, तो ऑब्वियसली ये जॉब वर्कर उस जॉब चार्जेस के साथ साथ उसने जो मटेरियल अफिक्स किया है उसमें वो भी रिकवर करेगा, तो उसका भी वो क्या करेगा, बिलिंग बनाएगा और उस बिल के ऊपर जो उसने गुड्स यूज किया अपना खुद का उसके ऊपर भी GST चार्ज होगा। तो जॉब वर्कर जॉब चार्जेस के साथ साथ अगर उसने कोई मटेरियल वहां पर क्या किया है, अफिक्स किया है, कोई अपना मटेरियल लगाया है जिसका पैसा वो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर से लेगा, तो उस मटेरियल के अमाउंट पे भी उस पे GST चार्ज होगा। ओके, द क्वेश्चन में अराइज वेदर द वैल्यू ऑफ मोल्ड्स एंड डाइज, अगर कोई मोल्ड्स डाइज सांचा वगैरह जो होता है, जिग्स है, फिक्सचर्स है, टूल्स है, विच हैव बीन प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइड करवाए हैं प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर and have been used by the latter for providing the job work services would be included in the value of the job work services. Yes, obviously अगर कोई भी molds, dies, jigs, fixtures, tools, any of the material which is used by the job worker at the time of the providing the job work services, तो जॉब वर्क की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते समय, जॉब वर्क की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते समय अगर उसने कोई भी मॉल्स डाइस जिग्स यूज किया है, तो इस केस में यहाँ पर क्या करना है, आपको वो जॉब वर्क का जो बिलिंग होगा उसमें इंक्लूड करना है, क्योंकि जॉब वर्कर वो सारे चार्जेस भी प्रिंसिपल से रिकवर करेगा। कंप्लीट है। तो जितना भी अमाउंट जॉब वर्कर प्रिंसिपल से रिकवर करता है, जॉब वर्कर को उसकी बिलिंग में डालना है और उसके ऊपर GST चार्ज करना है। Any amount that the supplier is liable to pay in relation to the supplier, अगर कोई भी पर्सन सप्लायर इज लाइबल टू पे इन द रिलेशन टू द सप्लाई बट विच हैव बीन इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट। अब जैसे कि हम बात करते हैं प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर, अब आइटम तो कौन मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर, तो अल्टीमेट उस प्रोडक्ट में जितना भी कॉस्ट भी लगेगा वो बियर कौन करेगा, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर एक सप्लायर है, ठीक है ना, तो सप्लायर इज लाइबल टू पे इन रिलेशन टू द सप्लाई बट विच हैव बीन इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट। अगर रेसिपिएंट का मतलब एक तरह से जॉब वर्कर हो गया, तो जॉब वर्कर ने भी कोई खर्चा किया है तो वो भी उसके गुड्स की वैल्यू में क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो इट विल बी द फॉर्म द पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन फॉर द पर्टिकुलर सप्लाई प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है, इट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द प्राइस फॉर सच सप्लाई। कुल मिला के इन द वन लाइन इफ वी डिस्कस दैट प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने उस गुड्स के लिए जितना भी खर्चा किया है वो सारा उस गुड्स की कॉस्ट में इंक्लूड होगा, चाहे वो जॉब चार्जेस हो, चाहे जॉब वर्कर ने कोई सेपरेट मटेरियल लगाया हो, तो वो सब यहाँ पर क्या होगा, इंक्लूड होगा। Accordingly, it is clarified that the value of such molds, dies, jigs, fixtures, tools may not be included in the value of job work service provided. Its value has been factored in the price for the supply of such services by the। तो ये क्लैरिफाइड कर रखा है कि वैल्यू जो molds है, dies है, jigs, fixtures, tools may not be included in the value of the job work। देखो जॉब वर्क की वैल्यू में, क्योंकि जॉब चार्जेस में नहीं इंक्लूड होगा,
बट अगर जॉब वर्क का खुद का मटेरियल है, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। जॉब वर्कर जो है, जो जॉब चार्जेस है, तो जॉब चार्जेस का बिलिंग अलग होगा, बट वो जो मटेरियल यूज कर रहा है, मॉल्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर, एनी अदर मटेरियल, उसका बिलिंग बना के देगा और उस पर भी जीएसटी चार्ज करेगा। बट ये यहाँ पर जॉब वर्क की सर्विसेज, जो सर्विसेज का बिलिंग है उसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि सर्विसेज में तो जॉब वर्क चार्जेस आएंगे। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, इट्स वैल्यू हैज बीन फैक्टर्ड इन द प्राइस फॉर सच सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बट अगर वो चाहता है, जॉब वर्क चाहता है कि ये मेरी सर्विसेज का ही पार्ट मानूं, तो इस केस में वो यहाँ पर जो बिलिंग बनाएगा, तो उसमें एक बिल में ऐसा भी लिख सकता है कि जॉब वर्क चार्जेस ₹1,00,000, malls and dies ₹20,000, and the fixtures, furniture, fittings, fixtures, that is ₹80,000, 2 लाख का बिलिंग बना दिया। तो अगर वो चाहे तो एक ही बिलिंग में वो सेपरेटली फैक्टर्ड भी कर सकता है, यानी सेपरेटली फीचर्ड भी कर सकता है कि दिस अमाउंट। ओके ओके, नेक्स्ट, जॉब वर्क प्रोसीजर, सेक्शन 143। सेक्शन 143 जॉब वर्क की हम प्रोसीजर की बात करते हैं, ठीक है ना। ये वैसे आप लोगों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो चैप्टर रीड किया है, उसके सेक्शन नंबर 19 में भी हमने काफ़ी डिस्कस किया है जॉब वर्कर और प्रिंसिपल का। सेम वही सेक्शन यहाँ पर रिपीट होता है अनदर सेक्शन में, सेक्शन 143 में। ओके, देखो हम डिस्कस करते हैं ए प्रिंसिपल हु कैन सेंड द गुड्स फॉर द जॉब वर्क। प्रिंसिपल जो होता है, जो जॉब वर्क के लिए माल भेजता है, अंडर द सेड प्रोविजन मस्ट बी रजिस्टर्ड पर्सन। सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जो जॉब वर्क को माल भेजता है, ही मस्ट बी ए रजिस्टर्ड पर्सन। द प्रिंसिपल इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू फॉलो द सेड प्रोविजंस। प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर जो प्रोविजंस है उसको फॉलो करने के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है, मीन्स ऑप्शनल है उसके लिए, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ हिज चॉइस। वो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर की खुद की चॉइस है whether or not to avail or not to avail the benefit of the special provisions, because जॉब वर्क के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो कि अभी मैंने अर्लियर आपसे डिस्कस किया है कि प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के प्रेमाइसिस से अगर कोई गुड्स निकलता है जॉब वर्कर के लिए, तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को उस पर जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है अंडर द स्पेशल प्रोविजन। बट अगर प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर चाहता है, ही वॉन्ट्स कि मेरे को यहाँ पर क्या करना है, जीएसटी देना है, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर चाहता है कि मैं जब जॉब वर्कर को माल भेज रहा हूँ तो आई वांट टू पे द जीएसटी, देन ही कैन पे, बिकॉज स्पेशल प्रोविजंस में उसके लिए प्रिविलेज है कि आप मत पे करो, क्योंकि वो गुड्स वैसे भी जॉब वर्कर कंप्लीट करके आपके प्रेमाइसेस में देने वाला है, तो आपके प्रेमाइसेस में देने वाला है, तो इस केस में आप बाद में जब कस्टमर को सेल करो तभी टैक्स दे दो, आप दो बार मत करो। बट इट इज़ द चॉइस ऑफ द जॉब वर्कर, ये जॉब वर्कर की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सॉरी, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर की चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर चाहता है कि नहीं मैं तो यहाँ से निकलेगा तभी जीएसटी पे करूंगा, तो ही कैन पे। तो स्पेशल प्रोविजंस जो बने हुए वो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर की चॉइस पे है। इफ यू वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्पेशल प्रोविजन देन ही कैन अवेल, इफ यू डोंट वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्पेशल प्रोविजन देन इट इज हिज चॉइस। The provisions of the section 143 have been discussed as follows. तो 143 सेक्शन क्या बोलता है उसको हम डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, प्रिंसिपल कैन सेंड द गुड्स टू द जॉब वर्कर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। जैसे कि स्पेशल प्रोविजन में अगेन एंड अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको ये डिस्कस कर रही हूँ कि प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जॉब वर्कर को क्या कर सकता है, सप्लाई कर सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो ए रजिस्टर्ड पर्सन, एक रजिस्टर्ड पर्सन जो प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, इज अलाउड टू सेंड द इनपुट्स। जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है वो क्या कर सकता है, इनपुट्स भेज सकता है, कैपिटल गुड्स भेज सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू ए जॉब वर्कर। वो जॉब वर्कर को प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर बिना क्या कर सकता है, इनपुट और कैपिटल गुड्स के सेंड कर सकता है ऑन फ्रॉम देयर टू अनदर जॉब वर्कर, यानी एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को भी दे सकता है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क ब्रिंग बैक सच गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है जॉब वर्क, तो जॉब वर्कर वापस से वो गुड्स किसको रिटर्न कर देता है, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये एक स्पेशल प्रोविजन बना हुआ है कि प्रिंसिपल से जॉब वर्कर को जाता है या जॉब वर्कर से वापस प्रिंसिपल को आता है, तो इस केस में बिना जीएसटी पेमेंट किए आप यहाँ पर मूवमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली जीएसटी लॉ में जो जनरल प्रोविजंस की हम बात करते हैं तो वहाँ पर बिना जीएसटी का पेमेंट किए मूवमेंट अलाउड नहीं है। मीन्स अगर इफ देयर इज एनी मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर और जॉब वर्कर टू प्रिंसिपल और एनी मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन, then there is a requirement to pay the GST, but for the principal and job worker there are the some special provisions. Okay,
नेक्स्ट है सच गुड्स नीड टू बी रिमूव्ड अंडर द इंटीमेशन। जो भी गुड्स, अगर आप बस ये है कि आप जीएसटी तो पे मत करो, बट प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर कभी भी जॉब वर्कर के प्रेमाइसेस में अगर गुड्स भेजेगा ना, तो उसे यहाँ पर क्या करना है, इंटीमेशन देनी होती है। उसे क्या करना होता है, इंटीमेशन, जीएसटी डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देनी होती है, एंड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, और कुछ कंडीशंस है उसे भी पूरी करनी होती है। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर सेंडिंग द गुड्स टू द जॉब वर्कर and he is not paying the GST, but he has to intimate to the GST department, but he is not intimating to the GST department, then in such case it is a fault of the principal manufacturer, and in this case a penalty charge हो सकती है। Principal is not required to reverse the ITC avail। principal जो है उसको, principal is not required टू रिवर्स द आईटीसी अवेल्ड। और ये आप हमेशा ध्यान में रखना कि प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के प्रेमाइसेस में भी इनपुट आया होगा, और वो इनपुट वो आगे जॉब वर्कर को भेज रहा है कंप्लीट करने के लिए। तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के प्रेमाइसेस में जो इनपुट्स आया है या जो कैपिटल गुड्स आया है, तो ऑब्वियस है कि उस पर वो क्या करेगा, आईटीसी लेगा प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के प्रेमाइसेस में। तो जब वो जॉब वर्कर को भेज रहा है बिना जीएसटी पेमेंट करे, तो क्या प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने जो इनपुट और कैपिटल गुड्स पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, क्या उसको रिवर्स करना पड़ेगा क्या? नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिवर्सल। क्यों नहीं रिवर्सल की जरूरत है? क्योंकि अल्टीमेटली जॉब वर्कर से वापस आके बेचेंगे तो सही, तो उस टाइम हम वैसे भी आउटपुट टैक्स पे कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर उस इनपुट्स पे आईटीसी ले रहा है और उसके बाद उसको सेल ही नहीं करेगा या उसके ऊपर कभी टैक्स ही नहीं देगा। तो उसको तो जॉब वर्कर के पास हम केवल गुड्स को कंप्लीट करने के लिए बेच रहे हैं। एज द गुड्स कंप्लीटेड एंड वी विल सेंड बैक टू द वी विल सेल टू द कस्टमर्स, आफ्टर दैट वी विल पे द आउटपुट टैक्स। So this is not an exempted goods, so ITC is not required to be reversed. Okay, principal is not required to reverse the ITC availed on the input or capital goods, so which is dispatched to the job worker. नेक्स्ट बात करते हैं, प्रिंसिपल कैन ऑल्सो सेंड द इनपुट्स। प्रिंसिपल क्या कर सकता है, इनपुट्स और कैपिटल गुड्स भेज सकता है डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर विदाउट ब्रिंगिंग दैम टू हिज प्रीमाइसेस एंड कैन स्टिल अवेल दैट आईटीसी। देखो इसका क्या मीनिंग है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि आपको बहुत इजी लगेगा। प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर मिस्टर ए जो जयपुर से बिलोंग करता है, ओके। मिस्टर बी जॉब वर्कर है जो मुंबई से बिलोंग करता है। तो मिस्टर ए ने कोई फर्नीचर है, उसका सारा लकड़ी वगैरह और जो भी उसके लिए अपने को रिक्वायरमेंट है वो सब उसने क्या कर दिया, देखो यहाँ पर प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जो है वो कहाँ का है, जयपुर का है, और जॉब वर्कर मुंबई का है। ओके, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जयपुर का है, जॉब वर्कर मुंबई का है, और जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर का बायर है यानी प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को जिसको गुड्स भेजना है, तो बायर है वो भी मुंबई से आया है। मुंबई से जो बायर है उसने बोला कि मुझे गुड्स चाहिए। ओके, तो इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स सप्लाई करेगा, बायर को सप्लाई करना है, बट अभी तो उसने प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने उस गुड्स को कंप्लीट करने के लिए किसको भेज रखा है, जॉब वर्कर को भेज रखा है, और जॉब वर्कर ने उस गुड्स को वापस से किसको रिटर्न कर दिया, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को रिटर्न कर दिया। बट समटाइम्स क्या होता है, जॉब वर्कर और जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को जिसको माल देना है यानी बायर, जॉब वर्कर और बायर सेम सिचुएटेड है, सेम स्टेट में सिचुएटेड है, मुंबई में सिचुएटेड है। तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जॉब वर्कर को बोलता है कि यार तुम मेरी प्रेमाइसेस में वापस भेजने के बजाय तुम्हारी प्रेमाइसेस से डायरेक्टली मेरे कस्टमर को भेज दो। तो यहाँ पर जॉब वर्कर की प्रेमाइसेस से डायरेक्टली उसके कस्टमर को चला जाता है और प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर केवल एक बिलिंग इशू कर देता है उसको सेल की, ठीक है ना। तो यानी कुल मिला के प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने जॉब वर्कर को उस गुड्स को कंप्लीट करने के लिए दिया है, जॉब वर्कर ने उस गुड्स को कंप्लीट कर दिया है, और गुड्स कंप्लीट होने के बाद प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली जॉब वर्कर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुम मेरी प्रेमाइसेस में भेजने के बजाय मेरे जो कस्टमर है उसके प्रेमाइसेस में तुम गुड्स भेज दो। तो इस केस में प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर अपना बिलिंग इशू कर देगा अपने कस्टमर को। बस ये है कि गुड्स प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के प्रेमाइसेस से नहीं जाके जॉब वर्कर के प्रेमाइसेस से डायरेक्टली कस्टमर के पास चला जाएगा। तो इस केस में प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर क्या कर सकता है, आईटीसी अवेल कर लेगा। तो यहाँ पर आईटीसी उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से अगर कस्टमर को डिलीवरी हो रही है तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर आईटीसी नहीं ले सकता। प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर आईटीसी लेगा, रिटेन कर सकता है, और कस्टमर को जो उसने गुड सेल किया है डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से, इसके रिस्पेक्ट में वो क्या कर देगा, यहाँ पर अपना बिलिंग इशू कर देगा। वो यहाँ पर केवल जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से इसलिए भेज रहा है क्योंकि वो पहले अपनी प्रीमाइसेस में मंगवाएगा, अगेन वो वापस कस्टमर को देगा, तो मे बी इट इज a long process. Okay, so the principal can also send the input or capital goods directly to the job worker without bringing them to his premises.
तो वो डायरेक्टली जॉब वर्क की प्रीमाइसेस से अपने कस्टमर को भेज सकता है अपनी प्रीमाइसेस में बुलाए बिना, एंड कैन स्टिल अवेल द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन सच इनपुट और कैपिटल गुड्स। और वो क्या कर सकता है, वो अवेल कर सकता है आईटीसी, उस इनपुट और कैपिटल गुड्स पे आईटीसी अवेल कर सकता है। हाउ एवर द इनपुट और कैपिटल गुड्स, जो भी इनपुट से कैपिटल गुड्स है अदर देन मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स, जो भी इनपुट और कैपिटल गुड्स किसको बेचे गए हैं, जॉब वर्कर को। बस ये ध्यान में रखना कि अगर जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस हम आगे कस्टमर को डिलीवर नहीं कर रहे हैं, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने जॉब वर्कर को भेज दिया और प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर चाहता है कि जॉब वर्कर वापस से वो गुड्स मेरी ही प्रीमाइसेस में रिटर्न करे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने अपनी प्रीमाइसेस से जो इनपुट्स भेजे हैं, जो रॉ मटेरियल भेजा है किसको, जॉब वर्कर को, वो इनपुट्स कंप्लीट हो गए यानी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो गए विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर वापस से प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के प्रीमाइसेस में आ जाने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2020 को प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने जॉब वर्कर को इनपुट्स भेजे हैं फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो जॉब वर्कर हैज़ टू कंप्लीट इट विद इन द 1 ईयर एंड विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर वो जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से वापस से गुड्स फिनिश होके प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के प्रीमाइसेस में आ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 1 ईयर। और कैपिटल गुड्स अगर है, कैपिटल गुड्स मीन्स लाइक कोई प्लांट एंड मशीनरी है जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के यहाँ पर रखी हुई है बट जॉब वर्कर को भेजनी है, क्योंकि जॉब वर्कर उस इनपुट को फिनिश गुड्स में जब कन्वर्ट करेगा तो उस प्लांट और मशीनरी की उसको रिक्वायरमेंट है। Then in such case that capital goods will also be sent to the job worker and capital goods must be returned back within the 3 year from job worker premises. Okay, तो जो यहाँ पर जॉब वर्कर की premises से कैपिटल गुड्स जो है वो 3 साल के अंदर आ जाना चाहिए और इनपुट्स जो है वो 1 साल के अंदर आ जाना चाहिए। ओके, तो इनपुट है कैपिटल गुड्स अदर देन मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स, ये इनका कुछ नहीं, ये तो क्या होता है कंज्यूमेबल होते हैं। जॉब प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने अगर मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर जॉब वर्कर को प्रीमाइसेस में भेजे हैं तो वो वापस तो आने ही नहीं है, क्योंकि वो वन टाइम कंज्यूम्ड होते हैं, यानी एक बार कंज्यूम्ड कर लिया तो उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, तो वो तो जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जो इनपुट और कैपिटल गुड्स है वो रिटर्न बैक होगा। ये जो मोल्ड्स है, डाइज है, जिग्स, फिक्सचर्स, इनकी लाइफ ही बहुत कम टाइम की होती है, वो तो जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस में ही कंज्यूम्ड हो जाते हैं, तो इस केस में उनका रिटर्न बैक का प्रोविजन नहीं आता है। तो इनपुट और कैपिटल गुड्स जो है जो जॉब वर्कर को भेजे हैं आर रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न टू द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल को वापस से रिटर्न हो जाएंगे विद इन द 1 ईयर एंड विद इन द 3 ईयर्स रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग सच गुड्स टू द जॉब वर्कर, जिस डेट से वो गुड्स भेजा है जॉब वर्कर को उस डेट से। हाउ एवर द पीरियड ऑफ द 1 ईयर एंड द 3 ईयर में, जो 1 ईयर और 3 ईयर का जो पीरियड है में ऑन द सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन, यहाँ पर 1 ईयर और 3 ईयर का जो पीरियड है वो बढ़ा भी सकते हैं इफ देयर इज सफिशिएंट कॉज, अगर कोई सफिशिएंट कारण है तो यहाँ पर इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं कमिश्नर के अप्रूवल से, और ये नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एंड 2 ईयर रेस्पेक्टिवली, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं बट 1 साल या 2 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता। एक्सटेंशन ऑफ टाइम इज अलाउड टू कवर द सिचुएशंस वेयर द पीरियड ऑफ द 1 ईयर स्पेसिफाइड इज नॉट एडवोकेट इन द जॉब वर्कर, जो 1 साल का पीरियड दिया है ना वो अगर एडवोकेट नहीं है तो इस केस में वो इंक्रीज कर सकते हैं इस पीरियड को, सिचुएशंस को इन रेस्पेक्ट ऑफ जॉब वर्कर सच एज द ह्यूल कंस्ट्रक्शन, यानी बहुत ज़्यादा लंबा कंस्ट्रक्शन है या फैब्रिकेशन ऑफ वेसल है जिसका काम 1 साल में कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कंप्लीट इट विद इन द 1 ईयर। Then in such case, since these processes complete in a period around 14 to 16 months, तो ये जो processes होती है वो क्या हो जाती है, complete हो जाती है 14 से 16 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाती है। द प्रोविजंस ऑफ द रिटर्न ऑफ गुड्स इज नॉट एप्लीकेबल, जो यहाँ पर गुड्स रिटर्न का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होता है इन द केस ऑफ द मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स। तो रिटर्न, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बात करी कि इनपुट और कैपिटल गुड्स तो रिटर्न बैक होते हैं बट मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स इनके रिटर्न का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, यानी जॉब वर्कर ने एक बार गुड्स क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया,
उसके बाद जॉब वर्कर में क्लियर द गुड्स, जॉब वर्कर ने एक बार उसके ऊपर प्रोसेसिंग कंप्लीट कर दी है तो जॉब वर्कर वापस से वो गुड्स रिटर्न करेगा। देखो समटाइम्स क्या होता है कि प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने जॉब वर्कर को भेजा, अब जॉब वर्कर ने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो मे भी ज़रूरी नहीं है कि वो वापस से प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के प्रीमाइसेस में लौट जाए। कभी कभी एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को भी जाता है, जैसे लाइक यहाँ पर कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिए तो फर्स्ट जॉब वर्कर ने तो कार के सारे पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर दिए और कार का पूरे पार्ट्स डाल दिए, बट उसको फिनिशिंग करने के लिए दूसरे जॉब वर्कर को भेजनी है। तो जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने जॉब वर्कर को दिया, फर्स्ट जॉब वर्कर ने अपना काम कंप्लीट करके वापस से वो आगे डिलीवरी करेगा और वो जो डिलीवरी है वो दूसरे जॉब वर्कर को भी कर सकता है और ये वापस से प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को रिटर्न बैक भी कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही गुड्स की प्रोसेसिंग हो जाती है तो गुड्स की प्रोसेसिंग के बाद जॉब वर्कर में क्लियर द गुड्स, जॉब वर्कर गुड्स को क्लियर कर सकता है टू द अनदर जॉब वर्कर, वो दूसरे जॉब वर्कर को भी कर सकता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और डिस्पैच द गुड्स टू एनी प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर द ऑफ द प्रिंसिपल विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और वो उस गुड्स को क्या कर सकता है, डिस्पैच भी कर सकता है टू एनी ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस, किसी भी प्लेस ऑफ बिजनेस में ऑफ द प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को वापस से लौटा भी सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर्स प्लेस ऑफ द बिजनेस और प्रीमाइसेस। देखो सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर प्लेस, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर ने जॉब वर्कर को भेजा, जॉब वर्कर डायरेक्टली अपने प्रीमाइसेस से कस्टमर को डिलीवरी कर सकता है ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। ओके, तो आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स द प्रिंसिपल ऑल्सो हैज एन ऑप्शन टू क्लियर द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर प्रीमाइसेस on the payment of tax within India or without payment of tax for export outside India on the fulfillment of condition। मीन्स प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के पास ये ऑप्शन है कि जैसे ही जॉब वर्कर काम कंप्लीट कर लेता है तो वो जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवरी करा सकता है, जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस डायरेक्टली गुड्स आगे एक्सपोर्ट करा सकता है। ओके, on the fulfillment of the condition, the facility of the supply of goods by the principal to third party, the facility of the supply of goods, जो goods की सप्लाई हो रही है प्रिंसिपल सप्लाई कर रहा है, किसको सप्लाई कर रहा है, थर्ड पार्टी को, डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंडिया, लाइकवाइज विद और विदाउट द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर एक्सपोर्ट। आपको पता है जैसा कि हम एक्सपोर्ट में कितनी बार बात कर चुके हैं, एक्सपोर्ट के केस में आप यहाँ पर विद और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स दोनों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप टैक्स का पेमेंट करते हैं IGST का तो उसका वापस से रिफंड मिल जाता है, और अगर आप चाहें तो IGST का पेमेंट किए बिना भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर के पास ये ऑप्शन है कि जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से वो आगे यहाँ पर कस्टमर को डिलीवरी करा सकता है IGST पे करके, और अगर वो चाहे तो जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी करा सकता है विद और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, on declaring the premises of the job worker as his additional place of business, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को यहाँ पर अपना जो इनवॉइस इशू कर रहा है उसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस मेरा एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसका जो GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उसे बताना होगा। हाउएवर सच डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्रिंसिपल, इस तरह का कोई डिक्लेरेशन, सच डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को इस तरह का कोई डिक्लेरेशन नहीं रिक्वायर्ड होता है वेयर द जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25। अगर जॉब वर्कर खुद अपने आप में सेपरेटली रजिस्टर्ड है, देखो अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तब तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को उसके GST रजिस्ट्रेशन में जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना है, तो ही वो जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से डिलीवर कर सकता है। बट अगर जॉब वर्कर खुद अपने आप में GST लॉ में रजिस्टर्ड है सेपरेटली, तो फिर जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से आप इजीली गुड्स सेल कर सकते हो। ओके, सच डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी एडिशनल प्लेस का डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है अगर जॉब वर्कर खुद रजिस्टर्ड है सेक्शन 25 में एंड प्रिंसिपल इज इंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ नोटिफाइड गुड्स, या प्रिंसिपल नोटिफाइड गुड्स की सप्लाई करने में इंगेज्ड है। ओके,